गुड मॉर्निंग स्टूडेंट क्लास 10। हम आपको पढ़ा रहे थे हृदय रक्तदाब तथा कल हमने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था धमनी तथा सिरा में अंतर। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है नाड़ी यानी कि पल्स। नाड़ी सभी जानते हैं कि नाड़ी क्या होती है। ये कलाई में जब हम डॉक्टर्स के यहाँ जाते हैं कि हमें हमारी तबीयत खराब होती है तो वह हमारी सबसे पहले इस तरीके से नाड़ी पकड़कर चेक करता है। इसमें हमारी पल्सों को जानता है कि हमारी नाड़ी कितने बार धड़क रही है, उसकी गति कैसी है, उसकी गति धीमी है या तेज है। इसी से वह हमारे रोगों का पता भी लगा लेता है तथा हमारे हृदय परिसंचरण कैसा चल रहा है यानी कि हमारा बीपी कैसा है वो इसी नाड़ी के माध्यम से पता लगा लेता है। तो यही आज का हमारा टॉपिक है। तो हेडिंग डाल लीजिए सब लोग, नाड़ी पल्सेस। तो लिखेंगे हृदय के निलय, हृदय के निलय, हृदय के निलय विशेषकर कौन सा निलय? बाएं। दो निलय होते हैं, बाएं और दाएं, दो अलिंद होते हैं। तो कौन सा इसमें कार्य करता है? बाएं। तो लिखेंगे हृदय के निलय बाएं के प्रकुंचन से ही, हृदय के निलय, और निलय में ब्रैकेट में बाएं कर देंगे यानी कि बाएं निलय हो जाएगा। बाएं के प्रकुंचन से, प्रकुंचन बताया था क्या होता है? सुकुड़ना, ठीक है। प्रकुंचन से ही रुधिर धमनियों में, प्रकुंचन से ही रुधिर धमनियों में झटके के साथ आगे बढ़ता है, धमनियों में झटके के साथ आगे बढ़ता है। इसी कारण रुधिर धमनियों की भित्ति पर, इसी कारण रुधिर धमनियों की भित्ति पर रुक रुक कर, इसी कारण रुधिर धमनियों की भित्ति पर रुक रुक कर बाहर की ओर, रुक रुक कर बाहर की ओर दबाव डालता है, बाहर की ओर दबाव डालता है, जिससे जिससे धमनियों में स्पंदन होता है, जिससे धमनियों में स्पंदन होता है। यह कड़े भागों से होकर निकलती है। जैसे शरीर का जो कड़ा भाग होता है जैसे अस्थि, तो देखिए यहाँ पर हड्डियाँ हैं, है कि नहीं है? तो हड्डी के बीच से निकली हुई है। तो ये क्या है? कड़े भागों से होकर, यानी कि शरीर के कड़े भागों से होकर निकलती है। यह शरीर के कड़े भागों से होकर निकलती है। ऐसे स्थानों पर धमनियों के स्पंदन, ऐसे स्थानों पर धमनियों के स्पंदन को आसानी से, ऐसे स्थानों पर धमनियों के स्पंदन को आसानी से अनुभूत किया जा सकता है। तो देखिए आसानी से हम लोग कर लेते हैं, ऐसे किया टिक 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 टिक, कभी देखा है हाथ में लगाने के बाद? आप सन्नाटे में बैठे होंगे और जैसे ही अंगूठे से दबाव प्रेशर करेंगे तो आपको टिक 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 की यहाँ पर आवाज़ आएगी, ठीक है, किया जा सकता है। इसी को नाड़ी यानी कि पल्स कहते हैं, इसी को नाड़ी कहते हैं, इसी को नाड़ी कहते हैं। अगली लाइन से लिखेंगे नाड़ी को गिनकर ही उसके हृदय दर का पता लगाया जा सकता है। नाड़ी को गिनकर ही यानी कि वह कितने बार बोल रही है उससे क्या है? हमारी हृदय दर का पता चल जाएगा। नाड़ी को गिनकर उसके हृदय की स्पंदन दर का, उसके
हृदय की स्पंदन दर का पता लगाया जा सकता है, पता लगाया जा सकता है। कैसे? क्योंकि जितनी बार क्या होगा, कितनी बार क्या होगा, आपकी ये नाड़ी धड़केगी उतनी बार आपका हृदय भी स्पंदन करेगा। तो कोई यहाँ तो हाथ लगा के देखेगा नहीं, तो यहाँ से पता कर लेगा कि गति कैसी, तेज है या लो है, हृदय तेज तेज गति कर रहा है या धीरे धीरे गति कर रहा है। इसीलिए चिकित्सक, चाहे लिखो चाहे रहने दो, बस रहने दो। तो इसीलिए क्या है, चिकित्सक क्या करता है, नाड़ी को पकड़कर हृदय स्पंदन की गति का पता आसानी से लगा लेता है। और आप लोग भी गए होंगे दवा वाले ने, तो देखा होगा आपने कि उसने ऐसे आपकी कलाई पकड़ी और ऐसे करके फिर क्या करता है, पता लगा लेता है। और कभी कभी एक मशीन होती है जिसे कानों में लगाते हैं और एक गोल गोलता होता है, उस मशीन को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, आला कहते हैं, आला। ये तो एक आला नाम हो गया, इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, वैज्ञानिक नाम जो इसका है वो क्या है, इसे तो हमने कह दिया आला, जो सभी जानते हैं इस टाइप का होता है। टाइप का होता है और कान में लगा के क्या करता है, गाने सुनता है? वो भी धड़कनों का पता लगाता है, श्वास का पता लगाता है कि कैसी चल रही है। कभी सुनी है, कान में लगा के सुना हो किसी को लगा के, कैसी आवाज आती है, घेर की खर खर की आवाज आती है इसके अंदर। तो इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं बताओ, कोई बता सकता है? स्टेथोस्कोप। क्या कहते हैं? स्टेथोस्कोप। अगर आपको कहीं नोट करना हो तो किनारे पे कहीं नोट कर लीजिए, स्टेथोस्कोप। आला को स्टेथोस्कोप कहते हैं, ये कहीं पर किनारे पे नोट कर लीजिए आप लोग, आला को स्टेथोस्कोप कहते हैं। तो ये देखिए नाड़ी जो आपकी थी, नाड़ी की डेफिनेशन कंप्लीट हो गई, ठीक है। दूसरी डेफिनेशन है जिसका नाम है लसिका। हेडिंग डाल लें, लसिका। लसिका में क्या लिखेंगे, यह एक प्रकार का द्रव है, यह एक प्रकार का द्रव है जो वहन में सहायता करता है। यह एक प्रकार का द्रव है जो वहन, यानी कि वहन का मतलब क्या है, वो वहन नहीं भाई बहन, वहन का मतलब बहने वाला पदार्थ जो बह रहा है परिवहन वाला वहन, जो वहन में सहायता करता है। इसीलिए इसे लसिका या तरल ऊतक कहते हैं। इसीलिए इसे लसिका या तरल ऊतक कहते हैं। ऊतक कहते हैं, लिखेंगे कोशिकाओं की भित्ति में उपस्थित, कोशिकाओं की भित्ति में उपस्थित छिद्रों द्वारा कुछ प्लाज्मा, कोशिकाओं की भित्ति में उपस्थित छिद्रों द्वारा कुछ प्लाज्मा प्रोटीन तथा रुधिर कोशिकाएं बाहर निकलकर तथा कुछ रुधिर कोशिकाएं बाहर निकलकर ऊतक के अंतरकोशिकीय अवकाश में आ जाती हैं। ऊतक के अंतरकोशिकीय अवकाश में आ जाती हैं। यह तरल या लसिका का निर्माण करती हैं। यह तरल
या लसिका का निर्माण करती हैं। यह रंगहीन तथा अल्प मात्रा में प्रोटीन होती है। यह रंगहीन तथा अल्प मात्रा में प्रोटीन होती है। इसी को देखो हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मा। जब आपने देखा होगा कि ब्लड निकलता है, ब्लड के साथ साथ हमारे ब्लड के साथ में पानी जैसा पदार्थ निकलता है, चिकना चिकना, देखा है कभी ने? या ब्लड बंद हो जाता है, उसके बाद जैसे हल्का दबाते तो पानी की बूंद सी निकल आती है और चिकनी चिकनी सी होती है, या फिर हल्की सी गुलाबी गुलाबी टाइप की, तो उसमें मिक्स हो गया ब्लड, पानी जब निकलता है वही क्या होता है, यही होता है आपका लसिका या प्लाज्मा। ठीक है, क्या लिखा है? यह रंगहीन यानी कि इसमें कोई रंग नहीं होता तथा अल्प मात्रा में प्रोटीन होते हैं। तो ये था आपका लसिका। अब अगली हेडिंग डालेंगे पादपों में परिवहन। हेडिंग डालेंगे पादपों में परिवहन। पादपों में परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, पादपों में परिवहन। अब पादपों में परिवहन किस प्रकार से हो रहा है, यानी कि पादपों में जो नीचे से जल गया ऊपर गया, खाद्य पदार्थ डाले वो भी ऊपर गए कि ऊपर डाले खाद्य पदार्थ हमने यहाँ पे डाले और ये कहाँ गए, नीचे, और फिर इसमें जल के द्वारा ये कहाँ पहुंचे, यहाँ परिवहन कहाँ पे हो रहा है, जितने इसके भाग हैं, जितने भी भाग हैं सब में, चाहे आपको किनारे का भाग हो चाहे कहीं हो, सब भागों में क्या हो रहा है, खाद्य पदार्थ का संचय हो रहा है। इसी प्रकार से जब ये सूरज देता है भोजन बनाता है, ये भी सब भागों में होते हुए नीचे भी जाता है, तो यही परिवहन चलता रहता है। तो क्या लिखा, आप लिखेंगे पादप CO2 हुआ, पादप CO2 हुआ, पादप CO2 हुआ जल जैसे सरल यौगिक लेते हैं, जल जैसे सरल यौगिक लेते हैं और प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का भंडारण क्लोरोफिल युक्त विशेष रूप से पत्तियों में करते हैं। क्लोरोफिल युक्त विशेष रूप से पत्तियों में करते हैं। पादप अपने निर्माण के लिए अब ये देखिए पादप है, अब ये अपने निर्माण, इसको भी अपना निर्माण करना है कि नहीं करना है, तो अपने निर्माण के लिए क्या लेगा, नीचे जो क्या है खाद्य पदार्थ उनको ले लेगा। तो अपने निर्माण के लिए नाइट्रोजन कॉमा फास्फोरस तथा अन्य खनिज पदार्थ मृदा से प्राप्त करते हैं लिखेंगे पौधों में मूल, लिखेंगे पादपों में मूल रोमों द्वारा
अवशोषित, यानी कि देखिए ये मूल रोम से क्या कर रहे हैं, अवशोषित कर रहे हैं, मूल रोमों द्वारा अवशोषित। अब देखिए यहाँ पे जल है मान लीजिए, और जल में खनिज पदार्थ घुले हैं, तो इससे क्या कर रहे हैं, जल इसको अवशोषित कर रही है मूल रोमें, ठीक है। मूल रोमों द्वारा अवशोषित जल व उसमें घुले लवणों, जल व उसमें घुले लवणों का पत्तियों तक, लवणों का पत्तियों तक परिवहन, पत्तियों तक परिवहन जाइलम द्वारा, परिवहन जाइलम द्वारा। एक जाइलम फ्लोएम दो प्रकार की होती हैं, जिसे हम दारू कोशिकाएं कहते हैं, है ना। तो जाइलम द्वारा पत्तियों में बने, जाइलम द्वारा पत्तियों में बने कार्बनिक भोज्य पदार्थों का, कार्बनिक पत्तियों में बने कार्बनिक भोज्य पदार्थों का अन्य भागों में परिवहन, अन्य भागों में परिवहन फ्लोएम द्वारा करते हैं, अन्य भागों में परिवहन फ्लोएम द्वारा करते हैं। कुछ समझ में आया यहाँ पे? इन्होंने ये कहा कि पौधों में मूल रोम द्वारा अवशोषित जल व घुले पदार्थों का परिवहन किसके द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा, ठीक है। ये एक अलग डेफिनेशन। उसके बाद कहा कि पत्तियों में बने, अब ऊपर से देखिए पत्तियों में बन गया, नीचे जो बना वो किसके द्वारा गया, जाइलम के द्वारा, और जो ऊपर बना पत्तियों से, क्या बना पत्तियों से, भोजन, किसके द्वारा, सूर्य के द्वारा, वो किसके द्वारा गया, फ्लोएम के द्वारा। लिखाया है लास्ट में, लिखा है फ्लोएम के द्वारा होता है ना। समझ में आ गया? तो जो नीचे से बन रहा है, नीचे से जो हमने लिया वो किसके द्वारा गया, जाइलम के द्वारा, और जो ऊपर बना पत्तियों के द्वारा सूर्य से, वो किसके द्वारा आया, फ्लोएम के द्वारा। तो ये इस प्रकार से आपका पादपों में परिवहन हो गया। लेकिन अगली हेडिंग डालेंगे जल का अवशोषण, जल का अवशोषण। नोट कर लेंगे जल का अवशोषण। लिखें जल मूल रोमों द्वारा, लिखिए मूल रोमों द्वारा जल का अवशोषण, मूल रोमों द्वारा जल का अवशोषण परासरण दाब भिन्नता के कारण होता है। अवशोषण परासरण दाब भिन्नता के कारण होता है। यह अर्धपारगम झिल्ली से होकर, यह अर्धपारगम झिल्ली से होकर, यह अर्धपारगम झिल्ली से होकर मूल रोम कोशिका में प्रवेश करता है, होकर मूल रोम कोशिका में प्रवेश करता है। मूल रोम कोशिका की स्फीत कोशिका का, मूल रोम कोशिका की, मूल रोम कोशिका की स्फीत कोशिका का परासरणीय दाब, कोशिका का परासरणीय दाब कॉर्टेक्स की दाब कॉर्टेक्स की कोशिका से, कॉर्टेक्स की कोशिका से कम हो जाता है।
अगली लाइन से लिखेंगे, स्फीत कोशिकाएं जल को, स्फीत कोशिकाएं जल को एक दबाव के साथ, स्फीत कोशिकाएं जल को एक दबाव के साथ जाइलम वाहिकाओं में ढकेल देती हैं, जाइलम वाहिकाओं में ढकेल देती हैं। इस दाब को मूल दाब कहते हैं, इस दाब को मूल दाब कहते हैं। मूल दाब कहते हैं। तो देखिए ये था आपका जल का अवशोषण। तो इस प्रकार से जल का अवशोषण हो रहा था। ठीक है, तो अब जो अगला टॉपिक होगा वो हम आपको